नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 29 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि सुप्रीम कोर्ट की समाप्ति द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद भी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में बाईपास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो ये मंजूरी जो है उत्तराखंड सरकार ने नटाला बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों की वजह से इसको खारिज कर दिया था। और ये जो जोन है, ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आती है, नटाला बाईपास प्रोजेक्ट। तो देखिए परियोजनाएं से संबंधित चिंताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजनाओं को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। बाईपास मार्ग में ढलान, अस्थिरता एवं धंसाव की भी आशंका है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से लड़ाई बन जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक परियोजना और पर्यावरण संरक्षण के नियमों के बीच। अब देखते हैं विकास एवं पर्यावरण के बीच विवाद क्या क्या है। तो विकासात्मक समानता के लिए तर्क दिए जाते हैं कि गरीबी और भूखमरी है, बढ़ती जनसंख्या है, लेकिन पर्यावरणीय समता के लिए तर्क दिए जाते हैं कि पर्यावरण की सीमा से परे नष्ट कर दिए गए तो विकास निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो विकास कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि पर्यावरणीय क्षरण के कारक क्या क्या हैं। तो पर्यावरण क्षरण के कारकों में आर्थिक विकास संबंधी अनिवार्यताएं, विकास संबंधी विशाल परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र, शहरीकरण, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन को दरकिनार कर पर्यावरणीय मंजूरी अगर दे दी जाए तो वो एक प्रकार से पर्यावरणीय क्षरण के कारक बन जाते हैं। अब देखिए सतत विकास के दृष्टिकोण को हम लोग देखें तो सबसे पहला है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। ये बायोसेंट्रिज्म कहते हैं इसको। मनुष्य को प्रकृति का प्रधान नहीं बल्कि उनका हिस्सा, मतलब प्रकृति की सीमा में रहते हुए गुणवत्तापूर्ण विकास कर इस पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है मजबूती संधारणीय विकास। ये आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है कमजोर संधारणीय विकास। ये आर्थिक विकास को पर्यावरणीय मुद्दों के साथ एकीकृत करते हैं, जो कि पर्यावरणीय हानि को पूरी तरीके से रोकने की बजाय उसे नियंत्रित करने या उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। लास्ट है ट्रेडमिल दृष्टिकोण। ये सतत विकास को संधारणीय आर्थिक विकास के समान मानता है, जो कि पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी करती है। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 नए तंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये घोषणा जो है ये पैक्ट फॉर फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर आधारित होगी। तो 2 नए तंत्रों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक होगा AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और दूसरा है AI गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद। तो देखिए इस पर AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य तंत्र भी किए गए हैं। तो सबसे पहला है पैक्ट फॉर फ्यूचर। तो 2024 में समिट फॉर द फ्यूचर को अपनाया गया और ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना और नई चुनौतियों का समाधान व अवसरों की खोज करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ये पैक्ट फॉर फ्यूचर का ही परिशिष्ट है। ये डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को एक प्रकार से फ्रेमवर्क देते हैं। नेक्स्ट है AI फॉर गुड ग्लोबल समिट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 2017 में आयोजित किया जा रहा है और ये AI के ऐसे उपयोगों की पहचान करती है जो कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। इसके अन्य पहले भी अगर देखें तो 2021 में AI एथिक्स पर पहला वैश्विक मानक आया था। यूनेस्को की AI की एथिक्स की सिफारिशें भी आई गई है। तो एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करेगी ये। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2024-25 की रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये बोला गया कि सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यक्तिगत छात्रवार डेटा एकत्र किया गया है। तो इसके प्रमुख निष्कर्ष के हम लोग देखें तो ये 2023-24 में शिक्षकों की कुल संख्या देश भर में 6% से वृद्धि हुई है। अब 2024-25 में ये 1 करोड़ हो गई है, मतलब एक साल में 1 करोड़ हो गई, जो कि 6.7% की वृद्धि हुई है। फिर इसमें बोला गया कि छात्र शिक्षा अनुपात जो है, छात्र शिक्षक अनुपात ये अब 1:30 पर हो गया है, मतलब उससे भी ज़्यादा हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो अब इसमें स्तरों में गिरावट आई है। फिर सकल नामांकन अनुपात जो है वो मिडिल स्तर पर 90% और सेकेंडरी स्तरों पर 68% पर सुधार आया है। तो बस इतना ही इसमें जानना था। नेक्स्ट चलते हैं। मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं भारत के जलवायु और आपदा संबंधी सुविधताओं को बढ़ा रही है। तो जैसे पंजाब में बाढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन एवं फलस्फट जैसी हमें समस्याएं को अभी देखी गई है। तो इसमें बोल रहे हैं मानसून का बदलता स्वरूप। तो सबसे पहला है कि वर्षा का अनियमित पैटर्न, जो कि कमज़ोर मानसूनी पवनें
और बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता इसके कारण से बढ़ रही है, जिससे वर्षा दिन मतलब वर्षा कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। नेक्स्ट है कि अल नीनो और मानसून में परिवर्तन। तो अभी जो है अल नीनो चल रहा है, जो कि मानसूनी वर्षा की कमी के बीच संबंध कमज़ोर कर रहे हैं। इसके बाद है कि मानसून का स्थानिक वितरण। तो जहाँ पहले अधिक वर्षा होती थी वहाँ कम हो रही है, और जहाँ कम होती थी वहाँ पर अधिक हो रही है। तो इसमें बोला गया है कि गंगा बेसिन से स्थित राज्यों में कम वर्षा हो रही है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र और राजस्थान में अधिक वर्षा हो रही है। सोचिए। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। तो समुद्र में जलस्तर में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे बादलों की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ रही है। भारत में बदलते मानसून पैटर्न पर प्रभाव क्या क्या पड़ा है। तो सबसे पहला है कि मानसून जनित आपदाओं में वृद्धि हुई है, जिससे आपदा प्रबंधन प्रणाली पर दबाव आया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, जैसे बीमारियों का खतरा है, उत्पादकता कम हो रही है इस कारण से। पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियां हैं, जैसे वर्षा में बढ़ती परिवर्तनशीलता और तथा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते सटीक पूर्वानुमान करना कठिन हो चुका है। और आर्थिक प्रभाव भी है, जैसे 51% जो कृषि क्षेत्र है वो सीधे तौर पर वर्षा पर निर्भर करती है भारत में, और जो कृषि उत्पादक का 40% योगदान देता है, और 47% जनसंख्या की आजीविका के लिए कृषि पर ही मतलब लोग निर्भर हैं। तो एक प्रकार से गंभीर मतलब ये है ना। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2023 की मतलब 23 रिपोर्ट जारी की है। देखिए, इसमें बोला गया है कि सड़क दुर्घटनाएं और मौतें में 2023 में 2022 की तुलना में 4.2 की वृद्धि हुई है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 18 से 45% युवाओं का। सर्वाधिक हिस्सेदारी तमिलनाडु की है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, लेकिन मौतें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। राजमार्ग जो सड़क नेटवर्क का कुल 5% है, उसी में 53% से ज़्यादा मतलब दुर्घटना के मामले दर्ज किए गए हैं, और मौतों में 60% आ गए हैं ये मामले, मतलब 5% हिस्से में ही। दोपहिया वाहनों की दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, और उसके बाद पैदल चलने वाले लोगों में। अब देखिए प्रमुख कारण क्या क्या है। तो मानवीय गलतियां हैं, सड़क का परिवेशन, जैसे भौगोलिक क्षेत्र मतलब आवासीय क्षेत्रों से अगर कोई जा रहे हैं तो उसमें। इसके बाद वाहनों की स्थिति, जैसे वाहनों की उपयोग अवधि और ओवरलोडिंग की भी समस्याएं होती है। अब देखिए कुछ कुछ मतलब दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुछ कुछ उपाय सुझाए गए। तो सबसे पहला है कि शिक्षा संबंधी उपाय। इसके बाद इंजीनियरिंग संबंधी उपाय, मतलब सड़क सुरक्षा ऑडिट और राजमार्गों पर दुर्घटना संबंधी स्थानों की पहचान करके वहाँ पर कुछ बोर्ड पिक्चर लगाए जाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि परिवर्तन संबंधी उपाय, यानी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के दंड को मतलब अच्छे से लागू किया जाए। आपातकालीन देखभाल को भी इसमें शामिल किया गया है कि एम्बुलेंस का प्रावधान हो अच्छे से, है ना। इसके बाद जो खबर है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो जुलाई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इसका संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, प्रति माह इसको जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है, और यह केवल खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र को ही शामिल करती है। विनिर्माण सबसे ज़्यादा है और विद्युत सबसे कम। इसके बाद है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो ये 2025 का अभी वार्षिक अपडेट इसका जारी हुआ है। ये बोला है गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक दिशा निर्देशों के स्तर पर वायु प्रदूषण सीमित रखने से भारत में रहने वाले लोगों की औसत आयु जो है वो 3.5 मतलब 3.5 वर्ष बढ़ सकती है, जबकि दिल्ली में यह वृद्धि मतलब 8 वर्ष सर्वाधिक होगी। और इसमें बोला गया कि दक्षिण एशिया विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट है कि सेबी का साइबर सेफ्टी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। तो सेबी ने ये कहा है कि हमारा जो ये साइबर सेफ्टी और साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क है वो विनियमित संस्थाओं के प्रणालियों पर ही लागू होता है, सेबी की विनियमित प्रणालियों पर ही लागू होगा। इसमें बोला गया कि ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए 2015 में इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। ये अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 15 अगस्त में इसमें समझौता किया है, 15 साल का समझौता किया है, जो कि भारत को हर साल 10 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति करेंगे। इसमें ये एलएनजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस होता है जिसे लगभग -260 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके तरल रूप दिया जाता है, और इसकी मात्रा जो है ना गैसीय अवस्था की तुलना में 600 गुना कम कर देता है। मतलब सोचिए गैस रहता तो ये 600 गुना ज़्यादा बड़ा होता, मतलब ज़्यादा स्थान घेरता। तो ये अमेरिका दुनिया का एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक है, और ऑस्ट्रेलिया, कतर उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट खबर है कपास। तो भारत सरकार ने कपास पर आयात शुल्क को
मतलब घटाकर अभी मतलब छूट को ये बढ़ा दिया है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा घटा दिया है। तो कपास के बारे में थोड़ा देख लेते हो। तो इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रेशा है जो कि अर्थ जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय फसल है जो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाती है। ये बेहतर जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मृदा यानी उत्तर भारत से लेकर काली चिकनी मृदा मध्य भारत में मिलती है, और काली लाल मृदा जो कि दक्षिण भारत में मिलती है वहाँ पर ही उगाई जाती है। लवणता को कुछ हद तक ये सहन कर सकती है, लेकिन जल भराव को ये सहन नहीं कर सकती। ये 210 दिनों तक पाला रहित दिन और तेज धूप की मांग करती है। भारत में कपास उत्पादन देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। चीन सबसे ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट में। भारत में 4 प्रजातियाँ उगाई जाती है कपास की। सबसे प्रमुख राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, है ना। कपास में महाराष्ट्र से पहले गुजरात आता है, याद रखिएगा। नुआखाई पर्व को नुखान भी कहा जाता है। नुआखाई पर्व जो है वो पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है, जो कि देवताओं को नए अन्न अर्पित करते हैं। यह अच्छी फसल के लिए ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मतलब यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन। यह अमेरिका ने यूक्रेन को एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। यह हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली सटीक रूप से निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है जो कि 500 पाउंड का उच्च विस्फोटक वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट खबर है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 11 साल पूरा हो चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। यह योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में कार्य किया है। अब इसमें थोड़ा सी इसकी उपलब्धियों की ओर देख लें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 56 करोड़ से अधिक जनधन खाते अब तक खोले जा चुके हैं, जिनमें 3 लाख करोड़ से अधिक रुपए जमा हो चुके हैं। अब देखिए 38 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी हो चुके हैं। फिर 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले जा चुके हैं और 56% खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। अब देखिए लास्ट खबर है राजा पृथुराय। तो राजा पृथुराय जो है ये 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप असम पर ये शासन किए थे। ये खेन राजवंश से संबंधित थे और ये खुद को नरकासुर का वंशज मानते थे। ये देवी कामेश्वरी यानी दुर्गा देवी का एक अवतार है, उनकी उपासना करते थे। और राजा पाल राजवंश के पतन के बाद खेन राजवंश है ये स्थानीय सरदार के रूप में उभरे। जो खेन राजवंश हैं ये कामता साम्राज्य की इन्होंने शुरुआत की, और जिसको कामरूद, कामरूप, कामचा, कोच या कोच हाजो उनके नाम से भी जाना जाता है। इसकी योगदान जो है ये बख्तियार खिलजी को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी वही थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और क्या था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सभी को इन्होंने जलाया था। इसके बाद है कनाई वर्षी शिलालेखों में तुर्कों को हुए नुकसान का प्रमाण भी मिलता है। इन्होंने बोला है कि युद्धबंदियों को क्षमादान दिया तथा धर्मयुद्ध के सिद्धांतों का इन्होंने पालन किया था। किन्होंने? राजा पृथुराय ने। तो चलिए आज की खबर यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।